नमस्कार, मेहुल कुमार जी। आप बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री के बहुत बड़े डायरेक्टर, प्रोड्यूसर, एक्टर, राइटर भी हैं। तो आपने जैसे तिरंगा, आपने क्रांतिवीर और मृत्युदाता जैसी, अमिताभ बच्चन जैसे और राजकुमार जैसे और नाना पाटेकर जैसे और भी बहुत से कलाकारों के साथ, जैसे हीरोइन में ममता कुलकर्णी, आयशा जुल्का, उनको तो आपने ब्रेक भी दिया है, चांस भी दिया है। यानी इसके अलावा जो भी आप रोचक जानकारियां हमारे दर्शकों को दे सकते हैं पुरुषोत्तम गंधर्व चैनल के माध्यम से, तो आप दीजिएगा। और स्वागत है आपका, अभिनंदन है, वेलकम है। तो आइए मिलते हैं मेहुल कुमार जी से। जी धन्यवाद। क्योंकि क्रिएशन खत्म कर दिया है ये लोग। क्या समथिंग डिफरेंट की बात कर दे, डिफरेंट व्हाट? हमारे कल्चर वही है, हमारे संस्कार वही है, सब कुछ वही है, त्योहार भी वही है, माँ बाप की कैरेक्टर, फैमिली, एवरीथिंग में थोड़ी चलेगी। कहानी तो चाहिए, इमोशंस चाहिए, सेंटिमेंट्स चाहिए। राइटर भी चार है। अभी पिछली 2 बड़ी फिल्में फ्लॉप हुई थी, नाम नहीं लूंगा मैं, उसमें 4 राइटर थे। अब 4 राइटर के बाद अगर फिल्म बड़े स्टार कास्ट के साथ थी वो नहीं चली, उसमें जो राइटर उन्होंने क्या लिखा? तिरंगा भी उसकी सुपरहिट फिल्म, क्रांतिवीर में भी उसको रिपीट किया था, दोनों फिल्में सुपरहिट थी। उसके बाद उसने काफी फिल्में की, मतलब अच्छे आर्टिस्टों के साथ की और सुपरहिट फिल्में की। लेकिन बाद में पता नहीं क्या चेंज आया उसमें, मेंटली चेंज हुई, फिर चली गई। पिछले 20-25 साल से तो मैंने कभी उसको, फोन वोन ये वो कुछ नहीं, यहाँ थी तो कभी ये बातें बातें होती थी, बाकी तो कभी बात नहीं। एकदम शांत। अभी जो पिक्चरों में वो दिखती है ना, वो अगर आपको पर्सनल मिलोगे ना तो आपको ये लगेगा कि ये वो ममता है ही नहीं। एकदम फैमिली, खाना बैठना, ये वो, कोई उसके नाटक नहीं, कहीं भी उसको रखो, आउटडोर में भी कभी कुछ मेंबर की तरह, सबके साथ, बच्चों के साथ, मेरी वाइफ के साथ, पूरी घर पे भी आना जाना होता था। लेकिन ऐसा कभी भी कोई हैंगओवर नहीं था उसको, कभी भी। और जब मैं उसको तिरंगा की ट्रॉफी दिया पहली बार, तो बोलती मेरी लाइफ की ये फर्स्ट ट्रॉफी है सिल्वर जुबली फिल्म की। चीजें ज्योतिष शास्त्र ने है ने उसको छोड़ के परफेक्ट टाइमिंग में थे, तो तुम्हें बोला 100% तेरी जितनी भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो नेचर फिर चेंज उसका हुआ नहीं थे, वरना वो आर्टिस्ट को डाउन टू अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। ये शबाना जी के साथ अनोखा बंधन की थी सिल्वर जुबली फिल्म। शबाना जी ने भी अभी उनके एक इंटरव्यू में बोला कि मेहुल कुमार के साथ जब मैंने अनोखा बंधन की तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि देखिए आप मीडियम फैमिली की है, एक मिडिल क्लास हाउस में रह रही है, तो आप घर के कपड़े पहनेंगे बोलते। और उन्होंने भी ये साथ, मतलब ऐसे ईद पे, त्योहारों पे, लेकिन तू टाइम और ये सब चीजें ज्योतिष शास्त्र ने है ना उसको छोड़ के परफेक्ट टाइमिंग में थे, तो तुम्हें बोला 100% तेरी जितनी भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो नेचर फिर चेंज उसका हुआ नहीं थे, वरना वो आर्टिस्ट को डाउन टू अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। सेट पे मैंने काम किया। देखिए शबाना जी के साथ अनोखा बंधन की थी सिल्वर जुबली फिल्म। शबाना जी ने भी अभी उनके एक इंटरव्यू में बोला कि मेहुल कुमार के साथ जब मैंने अनोखा बंधन की तो उन्होंने मेरे को ये बोला कि देखिए आप मीडियम फैमिली की है, एक मिडिल क्लास हाउस में रह रही है, तो आप घर के कपड़े पहनेंगे बोलते। उनका भी देखिए आज भी शबाना जी के साथ, मतलब वैसे ईद पे, त्योहारों पे ये सब बातें होती रहती है। फिर उसके बाद मेरे साथ माधुरी ने फिल्म की। माधुरी के साथ भी मेरी फिल्म थी, लेकिन माधुरी की रिलेशन हमारे साथ बहुत अच्छे। घर पे खाना खाने भी वो आती थी, कभी बिरयानी खानी है तो फोन कर देती, वाइफ को बोल देती मैं कल आने वाली हूँ, बिरयानी बनाओ। डिम्पल जी के साथ भी इतने अच्छे रिलेशन, वो भी घर पे आना जाना खाना खाने का होता था। तो बाकी तो सब आर्टिस्टों के साथ ये ममता को तो स्टाइल आपको मालूम होवे, उस हिसाब के कैरेक्टर आप प्रेजेंट करो तो डेफिनेट आर्टिस्ट आपके साथ करे। और सबसे बड़ा क्या है मालूम, मेरा ये था कि मैं सेट की कभी कोई चेंज नहीं, ये करेंगे नहीं, अभी ऐसा कर लेते हैं, ये नहीं। जो आपको सुनाया था वही, मतलब मैं शूटिंग करता था, तो कभी कोई टेंशन नहीं होता था। मालूम है कि यहाँ कुछ नहीं होगा। अभी शत्रुघ्न सिन्हा साहब ने मेरे साथ एक ही फिल्म की थी, नाइट सभी, उन्होंने भी एक रिकॉर्ड ब्रेक किया था मेरे को। एक सनराइज के साथ उनकी रिकॉर्ड ब्रेक कर डाला और उन्होंने रिकॉर्ड ब्रेक किया। फिल्म सिटी में आए और कोई मानने को तैयार नहीं था। बोले मैं शायद सनसेट के टाइम पे आ जाएंगे और सनराइज पे तो नहीं थी, और वो आए, शूट किया। तो मतलब आर्टिस्ट कन्विंस करो सही ढंग से, तो मतलब आर्टिस्ट हो गई। मतलब मोस्टली सिन्हा साहब यही बोले कि मैं राइट टाइम पे आता हूँ, नहीं आता हूँ ऐसा नहीं है, लेकिन कभी कभी क्या होता है, मेरा तो सेट पे कभी कोई राइटर का कोई प्रॉब्लम, वो भी फिल्म मैंने 6 महीने में ही कंप्लीट की थी, कभी कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ। अभी रिकॉर्ड ब्रेक भी उन्होंने किया था,
और फिर मैं उसी हिसाब से काम रखता था कि सिन्हा साहब का शॉट है, उनके पहले अगर कंबाइंड शॉट है तो बाकी के आर्टिस्ट के शॉट पहले ले लेता था। वो आधा घंटा पौना घंटा लेट भी आए, कोई प्रॉब्लम नहीं होती। वो एडजस्टमेंट अगर हम लोग कर सकते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम होती है। तो उनको मालूम था कि मैं था वहाँ पे, कोई जज आए थे तो मेरे को किसी ने पहचान करवाई उनके साथ। बोले मेहुल जी ये हाई कोर्ट के जज है और ये मेहुल कुमार है। तो अरे जागो फिल्म, तिरंगा का, वो सब मेरी फिल्मों के नाम लिख लिए उन्होंने। तो मैं बोला देखिए मतलब सर, बोले सर आपने जागो में क्या क्लाइमेक्स बताया और जज ने क्या जजमेंट दिया कि लड़की और जिसने रेप किया है उनको फांसी की सजा होगी। मेरे नजर के सामने पूरा सीन बोल दिया उन्होंने, और उसको सजा देगी लड़की की माँ। और ऐसा कानून बोले कब बनेगा ना सर, अभी मैं कानून कहाँ बना सकता हूँ। हम तो जो हैरान हो गया कि मतलब फांसी के सामने, जज के सामने फांसी हो रही है और लड़की की माँ उसको फांसी की सजा सुना रही है और जज रिजाइन कर देते, पूरा उनको याद होता है। और वो बोलते मैं जाग गया तुम भी जाग, परफेक्ट टाइमिंग में थे। तो तुम्हें बोला 100% तेरी जितनी भी इच्छा है वो पूरी हो जाएगी। लेकिन वो नेचर फिर चेंज उसका हुआ नहीं है, वरना वो आर्टिस्ट को डाउन टू अर्थ, कोई प्रॉब्लम नहीं उसका। सेट पे कोई मैंने काम किया। देखिए शबाना जी के साथ अनोखा बंधन की थी, सिल्वर जुबली फिल्म। शबाना जी ने भी अभी उनके एक इंटरव्यू में बोला कि मेहुल कुमार के साथ जब, तो आज भी मतलब इतनी हाइट पे है उनके प्लस पॉइंट इतने हैं कि तो आज इस एज में कोई आर्टिस्ट नहीं, उनके आगे वाले भी नहीं है पीछे वाले। तो उस टाइम पे भी मतलब मृत्यु दादा के टाइम पे क्या हुआ था कि मैंने कभी सोचा नहीं था। तो मेरे को अमित जी एक बार मतलब आमिर खान की फिल्म की, जैसे आर्टिस्ट बोलते बोले सर आपके पास कोई गर्मा गर्म स्क्रिप्ट है, तो मेरा किसके लिए। तो दूसरे दिन शीतल जी का फोन आ गया मेरे को, बोले मेहुल जी वो कल सर ने आपसे कुछ बात की स्क्रिप्ट की। मैं बोला हाँ है, स्क्रिप्ट कंप्लीट है। तो बोले सुना सकते हो, तो बोले आप पूछ लो। और उस टाइम पे तक आर्टिस्ट लोग खुद स्क्रिप्ट सुनते थे, ईमेल वीमेल कुछ नहीं था उस टाइम पे। बिजनेस मैनेजर सेक्रेटरी भी कभी स्क्रिप्ट नहीं सुनते थे। तो मैंने फोन दूसरे दिन अमित जी के वहां से फोन आया शीतल जी का, बोले कल आप प्रतीक्षा में 11 बजे आ जाओ, स्क्रिप्ट सुनो। तो मैंने स्क्रिप्ट, बोले आपकी प्राइस की जो भी बात है वो कंपनी वाले कर लेंगे आपके साथ। हमारी एबीसीएल उनकी कंपनी थी, वो सारी बातें हो गई। और उसके बाद फिर सोचे एक बार मेरे को बोले कि सर देखिए मैं 1 महीने के लिए आउट ऑफ इंडिया जा रहा हूँ, तो आपको मैंने साइन किया है, वो बात मेरे आने तक बंद रखना, किसी को मालूम नहीं होना चाहिए। बोला सर नहीं होगी बात। फिर उसके बाद क्या हुआ, अमित जी वापस आए, तो आने के बाद मेरे को फोन किया, बोलते सर कोई पेपर में न्यूज नहीं है, कहीं कहीं भी ऐसा नहीं है कि मेहुल कुमार को साइन किया है। लोग मेरे को मिल के जाते थे तो न्यूज आ जाता था, बोले फाइनल भी नहीं होता था तो न्यूज आता था। बोला सर आपको एक बात बताऊं, बोले क्या। आपका जो साइनिंग अमाउंट का चेक मिला है ना वो मैंने बैंक में नहीं डाला। क्या बात कर रहे हो, क्यों नहीं डाला। मैं अकाउंटेंट को देता, अभी मेरे को कुछ नहीं बोलना है, अभी मैं आ गया हूँ, हम लोग मुहूर्त करें। स्टार्ट हुई और वो भी जितनी फिल्में की मतलब ट्रेंड सेटर फिल्में हुई और सुपर हिट फिल्में हुई। जैसे पहली फिल्म में ताहिर साहब ने मेरे को ब्रेक दिया था, जन्म जन्म ना साथी, हिंदी में फिर जन्म लेंगे हम थी। और वो फिल्म में हीरो को पैंट शर्ट पहली बार गुजराती फिल्मों में पहनाए को मिला। और म्यूजिक पप्पी लहरी का था, रफी सर लास्ट इंटरव्यू था उसमें वो सोचो बोले कि मैंने मेहुल कुमार की कितनी गुजराती फिल्मों में गाने गाए, तो ये कितनी बड़ी बात होती है कि इतने बड़े लोग अपने पे। और रफी साहब का भी एक रिकॉर्ड ब्रेक है गुजराती फिल्म का, शॉर्ट आप और अनुराधा रेड सॉन्ग के बना। तो बोले काम के बाद रोजा खुलने के फिर मैं गाना करूंगा, तुम्हारा है तो कोई बात नहीं, नो प्रॉब्लम। तो मैंने बॉम्बे लेबोरेटरी में वहां पे स्टूडियो था वो मैंने, तो मैंने वहां पे बुकिंग करवाया तो मानने को ही तैयार नहीं। बोले रमजान महीने में रफी साहब कैसे गाएंगे, और रिकॉर्ड बोलता है बोला रफी साहब गाएंगे, शाम को रखना है अपने को 8 बजे के बाद, 8 से रात के 2 बजे तक, 3 बजे तक रफी साहब ने बोला। बोले ठीक है नो प्रॉब्लम। तो पूरी लेबोरेटरी में हंगामा था कि रफी साहब पहली बार रिकॉर्ड ब्रेक करे, और वो गाना गाया और गाना सुपर हिट था गुजराती का। उसके बाद तो काफी गुजराती फिल्मों में रफी साहब ने मेरे साथ गाने गाए। लेकिन उस टाइम पे देखिए सिंगरों का भी इतना इन्वॉल्वमेंट होता था। रफी साहब गाना गाने के बाद, खत्म होने के बाद पूरा सुनते थे, फिर मेरे को पूछते थे मेहुल भाई देख लो कहीं, तब आज उनके गाने याद रखते लोग। आज तो मतलब एक एक लाइन गा के चले जाते, कोई सुनते थे वो लोग।
तभी वो मतलब इन्वॉल्वमेंट उसका होता था, इमोशन सेंटीमेंट गाने में भी। और कौन गाना है, रवि सर तो पहले पूछते थे, हिंदी में जब गाने गाते थे ना, पहले हीरो का नाम पूछते थे, कौन है इसका हीरो ये गाने में? बोले धर्म जी, तो पूरी धर्म जी की आवाज, गोविंदा तो गोविंदा, जीतू जी तो जीतू जी। मतलब देखो सारे को सेट लगा था मिसाइल्स गाने। तो वो मतलब राज साहब का क्लोजअप ले रहे थे मैं, जिसमें राज साहब वो बोलते हैं कि अगर तुमने हमारे रुमाल को भी छुआ होता तो जलकर राख हो जाते। पाइप फेंकता था तो नाना हंस रहा था, बैठा था उधर। तो शॉर्ट होते ही बाद में गया तो यार रुमाल फेंका और बोलते जलकर राख हो जाते। नाना ये डायलॉग राज साहब बोल रहे हैं, और कोई आर्टिस्ट होता ना तो मैं ये डायलॉग रखता ही नहीं बोला। और मैं बोला तेरे को ये डायलॉग का रिएक्शन देखना है ना, तो ये पिक्चर तो स्क्रीन में जब हम लोग थिएटर में रिलीज होती है, मैं फर्स्ट शो हमेशा देखता था मेरी फिल्म। तो तू मैं बोला मेरे साथ फिल्म देखने आना, राज साहब के जितने डायलॉग है उसके क्या रिएक्शन पब्लिक के वो तू देख लेना। तो नाना उस टाइम पे मतलब फर्स्ट बार पहली बार पिक्चर देखने गया, और उसने मतलब राज साहब के एक डायलॉग में वो बोलता है यार हाथ दे, मतलब देख ले, मतलब सीटियां और तालियां, और वो निकाला और उछाला हवा, बोल बोल तुझे बोलने का अधिकार है। अब ये रिएक्शन होता है। तो मतलब राज साहब को अनबिलीवेबल डायरेक्ट दोगे तो ही पब्लिक सीटियां बजाती, तालियां बजाती। सिंपल कैरेक्टर में राज साहब को डायलॉग तो दोस्ती हो जाती थी ना, उनके साथ बहुत क्लोज रिलेशन भी होते थे। यह नहीं था कि मतलब उनका अभी देखिए मतलब जब मेरी लड़की शमीम की शादी हुई, राज साहब कभी मैरिज में नहीं जाते थे किसी की, फिल्म लेके रिकॉर्ड में, और राज साहब पूरों को लेके आए थे मैरिज में, और उसको मतलब पूरा गोल्ड का चेन दिया और फोटो भी खिंचवाई सबके साथ। ये बोलते में बोली मेरा रिकॉर्ड है, मेरी बेटी की शादी इसलिए मैं आया हूँ। तो रिलेशन भी जिनके साथ रखते थे वो था। अभी एक मेरे को राज साहब का सीन लाइफ टाइम याद रहेगा कि जब हम लोग राज साहब का वो मरते दम तक में, तो टेम्पो पूरा सजाया हुआ था, पब्लिक भी जूनियर आर्टिस्ट उस दिन बहुत बुलाए थे, और राज साहब को उधर सुला के मतलब शमशान यात्रा शुरू होने वाली थी। तो मैं नीचे खड़ा था, तो मेरे को बोले मैं ऊपर आ जाऊँ, तो मैंने पता नहीं मेरे को कहीं के लिए बुला रहे। तो मैं गया ऊपर, तो जो प्रोडक्शन वाला लड़का जो खड़ा था हार लेके, उसको बोलते हार दे दो मेहुल को, बोलते मेहुल हार तुम मुझे पहना दो, जाऊंगा ना तो ये मौका नहीं मिलेगा। तो मैं बोला साहब ऐसा क्यों बोल रहे हो? तो वो तभी मैंने इतना सीरियस नहीं लिया, और मेरे को वो रियलाइज तब हुआ जब राज साहब की डेथ हुई। तो हम लोग तभी उस दिन डेब्यू स्टूडियो में मृत्यु दादा की शूटिंग कर रहे थे, अमित जी डिम्पल जी सब थे आर्टिस्ट, और वहाँ उनके घर से मेरे को फोन आया कि राज साहब का इंतकाल हो गया है, तो आपको फोन करने को बोला, तो हम लोग कर रहे हैं। तो मेरा अंतिम यात्रा के कभी है, तो बोले नहीं सब कुछ हो गया है, मुझे जाना पड़ेगा। तो पैकअप किया, और मैं जब घर पे गया तो तभी मैंने भाभी जी से बात की उनकी, प्लस मेरे को मरते दम तक में जब मतलब शमशान यात्रा का था, तभी मेरे को ऊपर बुला के उन्होंने हार पहनाने को बोला कि जब जाऊंगा पता कि नहीं, वो क्या बोलते थे कि फिल्म इंडस्ट्री में मौत होना चाहिए। कोई आदमी मरता है तो उसकी फैमिली की एकदम हमदर्दी के साथ उसकी अंतिम विधि होनी चाहिए। अब यहाँ तो क्या है बोलते सब व्हाइट कपड़े काले गॉगल्स पहन के आ जाएंगे, प्रेस वाले आएंगे, फोटो खींचेंगे, और पब्लिक देखेगी कौन आया है, बोलते वो जा रहा है, ये वो जा रही है। जो मर गया है उसके लिए हमदर्दी नहीं हो। तो उन्होंने ना बोला था, अभी सच में ना किसी को, तो वो राज साहब का वो सर्टेन चीजें थी उनकी, वो बात सही थी उनकी। तो मेरे को वो सीन से तो मौका नहीं मिला, सुपर हिट सीन है फिल्म का। तो बोले मैं बोला ये रिएक्शन है इनके, जूनियर आर्टिस्ट जब भी रिएक्शन देते हैं ना तो समझ लेना कि ये हिट है। मैं बोला क्योंकि कोई एक आदमी बोल नहीं रहा है, और फिर वो सीन देखिए आज भी इमोर्टल जैसा सीन है हर एक जगह। जो मैंने बताया ना दोस्त था जिसका हाँ, वो ऐसी बातें करता था। अच्छा। और किसी का झगड़ा चल रहा हो तो मेरा क्या लेना देना है, वो झगड़ा करे, तुमको करना है तो करो, जाओ छुड़ाओ उनको। तो ये मतलब ऐसे थोड़े बहुत सीन थे जो मेरे को वैसे उसके दिमाग से की। तो उसके बाद जब मैंने ट्रायल देखा तो फर्स्ट कॉपी के बाद फौरन वो सीन आता ये हिंदू का खून या मुसलमान का खून। तो मैंने बोला अगर ये सीन इंटरवल के बाद फौरन स्टार्ट होगा तो बहुत से लोग लेट आते हैं, तो स्मोकिंग वाले कोई नाश्ता करने वाले, तो ये सीन चला जाएगा, तो क्या करना चाहिए। तो मैंने बोला कैमरा मैंने एक सीन वेट करेंगे। तो ये सीन है ना, मैं और नाना जब राइट्स हुए थे ना तो हम लोग वहीं से नाना की गाड़ी में आ रहे थे, तो ऐसे ही एक आदमी केले की ठेला लेके जा रहा था, तो नाना ने रोका, उसको बोला कि यार तू अभी रात को अकेला जा रहा है, कोई तेरे को मिलेगा तो मार डालेगा। तो उसने बोला कि जिसको मारना है मारे ने, मेरे को क्या है, बोलते मैं तो ये
कमाल, इतना ही, बस एक ही डायलॉग लिखा, वो डायलॉग था, उसको अच्छा बनाया। फिल्म सिटी में हम लोग ने शूटिंग किया, और मराठी स्टेज की वो डायरेक्टर है जिन्होंने वो रोल किया है, उसको मैंने बोला, मैंने सर ये देखिए, ये बोले सीन सुन के वो तैयार हो गया, बोलता मैं करूंगा मोहन जी, मेरे को लोग ने वो शूट किया, और कैमरामैन को मैंने बोला पहले कैमरा क्रेन पे लगाओ, आराम से अंधेरे में से एक ठेला आ रहा है अपने को, क्योंकि इसकी लेंथ चाहिए सीन की, डायलॉग कम है, तो वो मतलब आ रहे हैं और नीचे टिल डाउन होते, इधर से दो लोग निकलेंगे, इधर से दो चार के बाद क्लोज स्टेटमेंट रखा था मैंने सीन में, ताकि टाइम और थोड़ा जाए। फिर वो पूछते कौन है तू, हिंदू है या मुसलमान, तो वो चुप हो जाता है, ये लोग बोलते हैं, फिर बाद में वो बोलता है कि अगर तुम लोग हिंदू हो तो मुसलमान समझ के मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझ के मार डालो, और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, वो सब हट जाते पीछे, और उसके ठेले को जाने देते हैं और चला जाता है। और फिर बाद में नाना ने जब ट्रायल देखी तो बोले मेहुल नहीं बोलते। तो ऐसे रियलिटी बेस्ड जो सीन होते हैं वो हमेशा याद रहते हैं। इसके लिए हम लोग ने फिल्म सिटी में पूरे, मतलब उसमें भी 800-900 जूनियर आर्टिस्ट थे, और वो सेट फांसी का था, वो लगाया था पूरा। तो नाना बीमार था, चेस्ट में कुछ पेन हुआ था, नानावटी हॉस्पिटल में था, तो मैं नाना को मिलने नहीं गया हॉस्पिटल। फिर नाना को बोला नाना तेरी तबीयत ठीक नहीं है, तो हम लोग क्लाइमेक्स कैंसिल कर देते हैं, तो उसका तो नेचर है, मेरे को क्या बोलता है, मेरे को पेन चेस्ट में हो रहा है, मैं मर गया नहीं तो तेरी पिक्चर अधूरी रहेगी। अरे मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है यार, तो बोले कोई भरोसा नहीं लाइफ का, मैं बोला नहीं कुछ नहीं होगा, तो बोले अभी तुमने जूनियर आर्टिस्ट इतने बुलाए, बैकअप करेगा तो तेरे को की पेमेंट करनी पड़ेगी, और मेरी तबीयत कोई भरोसा नहीं, तो एक काम कर सकता है, तो कल शूटिंग में मैं आ जाऊं तो तू काम करेगा शूटिंग, बोले तू आएगा तो करना तेरे को है, मैं एक काम करूंगा, मैंने 4 कैमरे लगवा दूंगा, तो एक ही शॉट में पूरा डायलॉग बोल दे, तो तेरे 2 या 3 शॉट से पूरी, और मैं खत्म कर दूंगा, वो तो एक शॉट में बना, हाँ एक शॉट में क्लाइमेक्स मंच पे ही है, तुम नीचे उतरना ही नहीं, बाद में आने का है, डेनी साहब को मारेगा तभी, तो बोले नो प्रॉब्लम करते हैं, फिर बोलते मैं आता हूँ, तो सबको मैंने बोला, सब लोग हैरान हो गए, बोले हॉस्पिटल में से, तो हॉस्पिटल में से एम्बुलेंस लेके डॉक्टर के साथ, और उसको फिर मैंने वो सीन लिया जो एक थॉट्स 2-4 घुमा के इधर उधर के जो डायलॉग थे वो, और मैंने ये भी बोला देखना ना इसमें तेरे को एस टेम्पो में कोई भी डायलॉग इसके मुताबिक ऐड कर सकता है ना, तो तू कर ले, हाँ मेरे को, लेकिन 1 शॉट अपने को लेना है, तो मैंने 4 कैमरे मंगवाए थे, एक क्रेन पे रखा था, एक ट्रॉली पे, और एक मिड शॉट और एक लॉन्ग शॉट, ऐसे करके क्लोजअप में था, तो बोले रेडी मेरे को तू आधा घंटा दे, मैं याद कर लेता हूँ पूरा, और उसके बाद टेक करते हैं, और वो मेकअप रूम में बैठ के उसने आधा घंटा पूरा सीन वो करके आया, फिर किया मैंने, और 1 शॉट में उसने दिया, आज मैं किसी को बोलूं मेरे साथ की, और वो मतलब दिल से काम करते थे, और उनका मतलब एक किस्सा में सुना आपको कि जब मैंने पहली फिल्म की थी ना, तो नाम बता दीजिए, हाँ तुम्हारे डेनी साहब के साथ जंगबाज, राज साहब के साथ मरते दम तक नहीं, जंगबाज पहली फिल्म थी, उसके बाद फिर क्या, फिर मेरी खुद की फिल्म जब कास्टिंग के लिए मैंने उनको बोला, तो डेनी साहब के सेक्रेटरी बोला जी वो इतना पैसा देते हैं, 15-20 दिन का काम होता है, तो 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया ऐसे, मतलब 8-10 के अंदर की प्राइस होती थी उनकी, तो मैं बोला यार मेरा तो काम इतने दिन का है ही नहीं, 20-25 दिन वो देते हैं विलन के, मेरा तो काम है 10-12 दिन का, उसको पर डे डिवाइड कर डालो, तो उसका सेक्रेटरी क्या बोलता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप डेनी साहब से बात करो बोलते, तो मैंने डेनी साहब को बात किया, डेनी साहब देखिए मेरा जितने दिन का काम मैं आर्टिस्ट को बोलता हूँ उतने दिन में खत्म करता हूँ, बोले वो आप करते हो, मैंने हाँ आप मेरे साथ पहली फिल्म कर रही थी, आपको मालूम है मैंने आपको बोला था 12 दिन, तो 12 दिन में खत्म किया, ये मेरा होम प्रोडक्शन है, तो मैंने आपकी जो प्राइस है 12 लाख है 10 लाख है, जो भी प्राइस फाइनल होगी उसको आप 12 दिन में डिवाइड कर दो, और आपको डेली पैसा चाहिए तो मैं डेली दूंगा पर डे, हाँ, और उस हिसाब से काम है, बोले एक्स्ट्रा कुछ दिन निकलेंगे तो तुम्हें एक्स्ट्रा पैसा देंगे, निकलेंगे तो, लेकिन निकलेगा नहीं, और बाद में सोचो उनकी ग्रेटनेस उन्होंने किया था, और बोलते ये आपकी स्टाइल मेरे को मालूम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बोलते वरना लोग 10 दिन का बोलते 20 दिन तक काम करते थे, मेरा ऐसा नहीं हुआ, और उन्होंने काम किया, फिर मैं डेली बोला वैसे, बोले नहीं सर डेली नहीं चाहिए, मेरा कल उस पे बर्थडे पे विश एवरी मोबाइल पे आते रहते मैसेज, अमित जी, नाना, डेनी साहब, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, ये सब पुराने लोगों में क्या था कि एक इन्वॉल्वमेंट होता था डायरेक्टर के साथ, फ्रेंडली रिलेशन भी होते थे, अब वो सारी चीजें नहीं है, अभी सिर्फ डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था, अनिल कपूर मीनाक्षी से साथ लव मैरिज मेरी हिंदी फिल्म थी, तो उस टाइम पे मंजी ने मेरी पहचान कराई थी कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई, अच्छा
तो तब से अमित जी की मेरी अच्छी मतलब पहचान थी। और उसके बाद जब भी कोई फिल्म का मुहूर्त करना है तो अमित जी आते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। फिर उसके बाद आंसू बने अंगारे माधुरी की जो फिल्म थी, हाँ उसका मुहूर्त किया उन्होंने। फिर सुजीत कुमार की फिल्म आसमान से ऊंचा, उसका मुहूर्त किया। तो वो अमित जी के साथ एक अच्छे पहचान थी। लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमित जी कमबैक फिल्म जब डिसाइड करेंगे तो मेरे साथ करेंगे। तो वो मेरी लाइफ का एक यादगार इंसिडेंट है, क्योंकि राज साहब ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मरते दम तक से किया, और अमित जी ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मृत्युदाता से किया। वो उनकी होम प्रोडक्शन थी, मैंने रिटर्न एंड डायरेक्टेड थी और वो फिल्म ऐसे की। तो अमित जी मतलब तो फिर मैंने ये आइडिया में फिल्म बनाई। तो उस पे फिर कहानी ऐसी कि भाई एक ऐसा ये बातें करता है तो कुछ करके दिखाने। बोले मैंने इसका ठिकाना नहीं क्या, मैं क्यों करूँ, मैं लाइफ में कभी मैं फिल्म बनाऊंगा। तो उस टाइम पे वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। और फिर जब ये राइट्स थे तो मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो लोगों को सच्चाई नजर आए थोड़ा। तो फिर क्रांतिवीर का आइडिया आया। फिर नाना को जब सुनाए तो नाना को एकदम चार जगह बोले बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, करेंगे। और नाना को फिर देखो मैंने बोला कि देख इस कैरेक्टर में है ना, तेरे जितने पुराने कपड़े हैं वो मेरे को दे देना, नए कपड़े बना के मैं दूंगा। और कोई आयरन नहीं हो, और फिर कोई पुराने चप्पल घर पे जो खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है, हाँ तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ। और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेवल लगा हुआ है। वहां से मेरे को फोन आया कि सर, तो फिर मैंने बोला रख लेंगे कभी ट्रायल। तो अजेंटा में तभी दर्शक में जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को। दिलीप साहब ने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद आपको शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई। वहां पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाओ और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब जिंदगी में कितनी भी फिल्में कर ले, अब कुछ भी कर ले, कितनी भी फिल्में कर ले, लेकिन वो क्रांतिवीर का लेवल है ना वो एंड तक उसके साथ रहेगा। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले, बोले जब तक भी तू रहेगा ना, क्रांतिवीर बोला था कि मेहुल दिस इज फॉर यू बोलता है। तो दिलीप साहब ने भी लुक दिया, बैठा था। एंड दिलीप साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहेंगे। लेकिन भाई जो खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है, हाँ तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ। और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेवल लगा हुआ है उसको। कभी ट्रायल तो अजेंटा में तभी दर्शक में जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को, शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई। वहां पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। मैं बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाता और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता है पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब जिंदगी में कितनी भी फिल्में कर ले, ऑल द बेस्ट बोला। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले, बोले जब तक भी। और तभी भी देखिए उसने बोला था कि मेहुल दिस इज फॉर यू बोलते। तो दिलीप साहब ने भी लुक दिया, बैठा था। एंड दिलीप साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो नाना पाटेकर के साथ काम करना चाहेंगे। उस टाइम पे वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। और फिर जब ये राइट्स हुए तो मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई एक ऐसी फिल्म बनाई जाए जो लोगों को सच्चाई नजर आए थोड़ी। तो फिर क्रांतिवीर का आइडिया आया। फिर नाना को जब सुनाए तो नाना को एकदम चार जगह बोले बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बोले करेंगे। और नाना को फिर देखो मैंने बोला कि देख इस कैरेक्टर में है ना, तेरे जितने पुराने कपड़े हैं वो मेरे को दे देना, नए कपड़े बना के मैं दूंगा। और कोई आयरन नहीं हो, और तेरे कोई पुराने चप्पल घर पे जो पहनता था वो लेके आना, वो मेरे को देना। पूरी पिक्चर में तू वही पहने जो खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है, हाँ तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ। और पूरे हर सीन में नाना का जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को। दिलीप साहब ने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद आपको शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई। वहां पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। मैं बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाता
और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता है पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम थे नहीं उस टाइम पे, मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले? बोले जब तक भी तू रहे। वो ऐसी बातें करता था। अच्छा। और किसी का झगड़ा चल रहा तो मेरा क्या लेना देना है, वो झगड़ा करे, तुमको करना है तो करो, जाओ छुड़ाओ उनको। तो ये मतलब ऐसे थोड़े बहुत सीन थे जो मेरे को वही से उसके दिमाग में इधर आए थे। अच्छा। बात करूं ना तो फर्स्ट कॉपी हमारी निकल गई। अच्छा। क्रांतिवीर की। तो उसके बाद जब मैंने ट्रायल देखा तो फर्स्ट कॉपी के बाद फौरन वो सीन आता है, ये हिंदू का खून या मुसलमान का। तो मैंने बोला अगर ये सीन इंटरवल के बाद फौरन स्टार्ट होगा तो बहुत से लोग लेट आते हैं, तो स्मोकिंग वाले, कोई नाश्ता करने वाले, तो ये सीन चला जाएगा, तो क्या करना चाहिए? तो मैंने बोला कैमरा मैन, एक सीन हम वेट करेंगे। तो ये सीन है ना, मैं और नाना जब राइड्स हुए थे ना, तो हम लोग वाहिन से नाना की गाड़ी में आ रहे थे, तो ऐसे ही एक आदमी केले की ठेला लेके जा रहा था, तो नाना ने रोका, उसको बोला कि यार तू अभी रात को अकेला जा रहा है, कोई तेरे को मिलेगा तो मार डालेगा। तो उसने बोला कि जिसको मारना है मारे। एक ही डायलॉग दिखा, वो डायलॉग था, उसको अच्छा बनाया। फिल्म सिटी में हम लोग ने शूटिंग किया और मराठी स्टेज के वो डायरेक्टर है जिन्होंने वो रोल किया है, उसको मैंने बोला सर ये देखिए, बोले सीन सुन के वो तैयार हो गया, बोलता मैं करूंगा मोहन जी, मेरे को लोग ने वो शूट किया और कैमरामैन को मैंने बोला पहले कैमरा क्रेन पे लगाओ, आराम से अंधेरे में से एक ठेला आ रहा है अपने को, क्योंकि इसकी लेंथ चाहिए सीन की, डायलॉग कम है, तो वो मतलब आ रहे हैं और नीचे टिल डाउन होते, इधर से दो लोग निकलेंगे, इधर से दो चार के बाद क्लोज ट्रीटमेंट रखा था मैंने सीन में, ताकि टाइम और थोड़ा जाए। फिर वो पूछते कौन है तू, हिंदू है या मुसलमान? तो वो चुप हो जाता है, ये लोग बोलते हैं। फिर बाद में वो बोलता है कि अगर तुम लोग हिंदू हो तो मुसलमान समझ के मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझ के मार डालो। और पिन ड्रॉप साइलेंस हो जाता है, वो सब हट जाते पीछे और उसके ठेले को जाने देते और चला जाता है। और फिर बाद में नाना ने जब ट्रायल देखी बोले मेहुल ये सीन होते हैं। तो ऐसे रियलिटी बेस्ड जो सीन होते वो हमेशा याद है। हमेशा बोले मतलब उसमें भी 800-900 जूनियर आर्टिस्ट थे और वो सेट फांसी का वो लगाया था पूरा। तो नाना बीमार था, चेस्ट में कुछ पेन हुआ था, नाना बड़ी हॉस्पिटल में था, तो मैं नाना को मिलने नहीं गया हॉस्पिटल। फिर नाना को मैं बोला नाना तेरी तबीयत ठीक नहीं है तो हम लोग क्लाइमेक्स कैंसिल कर देते हैं। तो उसका तो नेचर है, मेरे को क्या बोलता है, मेरे को पेन चेस्ट में हो रहा है, मैं मर गया नहीं तो तेरी पिक्चर अधूरी रहेगी। अरे मैं बोला ऐसा क्यों बोल रहा है यार? तो बोले कोई भरोसा नहीं लाइफ का। मैं बोला नहीं कुछ नहीं होगा। तो बोले अभी तुमने जूनियर आर्टिस्ट इतने बुलाए, पैकअप करेगा तो तेरे को उनकी पेमेंट करनी पड़ेगी और मेरी तबीयत कोई भरोसा नहीं, तो एक काम कर सकता है कल शूटिंग में मैं आ जाऊं तो तू काम करेगा शूटिंग? बोला तू आएगा तो करना तेरे को है। मैं एक काम करूंगा, मैंने 4 कैमरे लगवा दूंगा, तो एक ही शॉट में पूरा डायलॉग बोल दे, तो तेरे 2 या 3 शॉट से पूरी और मैं खत्म कर दूंगा। वो तो एक शॉट में बना, हाँ एक शॉट में क्लाइमेक्स मंच पे ही है, तू नीचे उतरना ही नहीं, बाद में आने का है, डेनिस साहब को मारेगा तभी। तो बोले नो प्रॉब्लम करते हैं। फिर बोलते हैं मैं आता हूँ। तो सबको मैंने बोला, सब लोग हैरान हो गए, बोले हॉस्पिटल में से, तो हॉस्पिटल में से एम्बुलेंस लेके डॉक्टर के साथ हुआ। और उसको फिर मैंने वो सीन लिया जो एक थॉट्स 2-4 घुमा के इधर उधर के जो डायलॉग थे वो, और मैंने ये भी बोला देख ना इसमें तेरे को एस टेम्पो में कोई भी डायलॉग तो इसके मुताबिक ऐड कर सकता है ना, तो तू कर ले। हाँ मेरे को लेकिन 1 शॉट अपने को लेना है। तो मैंने 4 कैमरे मंगवाए थे, एक क्रेन पे रखा था, एक ट्रॉली पे, और एक मिड शॉट और एक लॉन्ग शॉट, ऐसे करके क्लोजअप में था। तो बोले रेडी मेरे को तू आधा घंटा दे, मैं याद कर लेता हूँ पूरा और उसके बाद टेक करते हैं। और वो मेकअप रूम में बैठ के उसने आधा घंटा पूरा सीन वो करके आया, फिर किया मैंने, और 1 शॉट में उसने दिया। आज मैं किसी को बोलूं, वो खुद एक्सटेम्पम बोल दिया था, वो जो गले में वो डाल देता है ना, इससे काम करते थे। और उनका मतलब एक किस्सा मैं सुना आपको कि जब मैंने पहली फिल्म की थी ना, तो नाम बता दीजिए। हाँ हमारे डेनिस साहब के साथ जंगबाज, राज साहब के साथ मरते दम तक नहीं, जंगबाज की पहली फिल्म थी। उसके बाद फिर किया, फिर मेरी खुद की फिल्म जब कास्टिंग के लिए मैंने उनको बोला, तो डेनिस साहब के सेक्रेटरी बोला जी वो इतना पैसा देते हैं, 15-20 दिन का काम होता है, तो 10 लाख रुपया 8 लाख रुपया ऐसे, मतलब 8-10 के अंदर की प्राइस होती थी उनकी। तो मैं बोला यार मेरा तो काम इतने दिन का है ही नहीं, 20-25 दिन वो देते हैं विलन के, मेरा तो काम है 10-12 दिन का, उसको पर डे डिवाइड कर डालो। तो उसका सेक्रेटरी का बोलता है मैं नहीं बोल सकता हूँ, आप डेनी साहब से बात करो बोलते। तो मैंने डेनी साहब को बात किया, डेनी साहब देखिए मेरा जितने दिन का काम मैं आर्टिस्ट को बोलता हूँ ना उतने दिन में खत्म करता हूँ। बोले वो
आप करते हो? मैंने हाँ, आप मेरे साथ पहली फिल्म कर रहे थे, आपको मालूम है, मैंने आपको बोला था 12 दिन, तो 12 दिन में खत्म किया था। ये मेरा होम प्रोडक्शन है, तो मैंने आपकी जो प्राइस है 12 लाख है, 10 लाख है, जो भी प्राइस फाइनल होगी उसको आप 12 दिन में डिवाइड कर दो, और आपको डेली पैसा चाहिए तो मैं डेली दूंगा, पर डे। हाँ, और उस हिसाब से काम है। बोले एक्स्ट्रा कुछ दिन निकलेंगे तो मैं एक्स्ट्रा पैसा देंगे, निकलेंगे तो, लेकिन निकलेगा नहीं। और बाद में से जो उनकी ग्रेटनेस उन्होंने किया काम, और बोलते ये आपकी स्टाइल मेरे को मालूम है इसलिए मैं कर रहा हूँ, बोलते वरना लोग 10 दिन का बोलते 20 दिन तक काम करते थे, मेरा ऐसा नहीं हुआ। और उन्होंने काम किया, फिर मैं डेली बोला, वैसे बोले नहीं सर डेली नहीं चाहिए, मेरा काम खत्म होगा ना, फिर मेरे को देते हैं। आज भी देखिए उनकी मेरे को मतलब हर त्योहार पे, हर उस पे, बर्थडे पे, विश एवरी मोबाइल पे आते रहते मैसेज। अमित जी, नाना, डेनिसा, राज बब्बर, प्रेम चोपड़ा, शक्ति कपूर, ये सब पुराने लोगों में क्या था कि एक इन्वॉल्वमेंट होता था डायरेक्टर के साथ, फ्रेंडली रिलेशन भी होते थे। अब वो सारी चीजें नहीं है। अभी सिर्फ अमित जी के साथ देखिए, अमित जी ने मेरी 3 फिल्मों के मुहूर्त किए थे। मंजी ने शॉट डायरेक्ट किया था, अमित जी ने क्लिप दिया था। अनिल कपूर मीनाक्षी से साथ लव मैरिज मेरी हिंदी फिल्म थी, तो उस टाइम पे मंजी ने मेरी पहचान कराई थी कि ये गुजरात का मनमोहन देसाई। अच्छा। तो तब से अमित जी की मेरी अच्छी मतलब पहचान थी। और उसके बाद जब भी कोई फिल्म का मुहूर्त करना है तो अमित जी आते थे, कभी ना नहीं बोलते थे। फिर उसके बाद आंसू बने अंगारे, माधुरी की जो फिल्म थी, हाँ उसका मुहूर्त किया उन्होंने। फिर सुजीत कुमार की फिल्म आसमान से ऊंचा, उसका मुहूर्त किया। तो वो अमित जी के साथ एक अच्छे पहचान थी, लेकिन मैंने कभी ये नहीं सोचा था कि अमित जी कमबैक फिल्म जब डिसाइड करेंगे तो मेरे साथ करेंगे। तो वो मेरी लाइफ का एक यादगार इंसिडेंट है, क्योंकि राज साहब ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मरते दम तक से किया, और अमित जी ने भी 5 साल के बाद जब कमबैक किया तो मृत्युदाता से किया। वो उनकी होम प्रोडक्शन थी, मैंने रिटन एंड डायरेक्टेड बाय थी, और वो फिल्म ऐसे की। तो अमित जी मतलब तो फिर मैंने ये आइडिया में फिल्म बनाई। तो उस पर फिर कहानी ऐसी कि भाई एक ऐसा मेरी कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। और फिर जब ये राइट्स थे तो मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई एक ऐसी फिल्म बनाई जाए तो लोगों को सच्चाई नजर आए थोड़ा। तो फिर क्रांतिवीर का आइडिया आया। फिर नाना को जब सुनाए तो नाना को एकदम चार्ज होगा, बोले बहुत अच्छा सब्जेक्ट करेंगे। और नाना को फिर देखो मैंने बोला कि देख इस कैरेक्टर में है ना, तेरे जितने पुराने कपड़े हैं वो मेरे को दे देना, नए कपड़े बना के मैं दूंगा, और कोई आयरन नहीं होगा। और फिर कोई पुराने चप्पल घर पे जो खटिए पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है, हाँ, तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ, और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेवल लगा हुआ है उसको। वो तब हुआ था जब क्रांतिवीर, फिर मैंने बोला रख लेंगे कभी ट्रायल, तो अजेंटा में तभी दर्शक में जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को। दिलीप साहब ने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद आपको शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई, वहां पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे, तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाओ और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब जिंदगी में कितनी भी फिल्में कर ले, मदर इंडिया का लेवल लाइफ टाइम ऑल द बेस्ट बोला। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले? बोले जब तक भी तू रहेगा ना क्रांतिवीर का लेवल तेरे साथ रहेगा। झोपड़पट्टी में रहता है, हाँ। तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ, और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेवल लगा हुआ है उसको। वो तब हुआ था जब क्रांति ने बोला रख लेंगे कभी ट्रायल, तो अजेंटा में तभी दर्शक में जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को, शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई, वहां पे दिलीप साहब बैठ गए। मैं खड़ा था, मेरे को बोलते इधर आओ, बैठो इधर। मैं बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे, तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर हो जाता और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब जिंदगी में कितनी भी फिल्में कर ले, मदर इंडिया का लेवल लाइफ टाइम थे, लेकिन वो क्रांतिवीर का लेवल है ना वो एंड तक उसके साथ रहे। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले? बोले जब तक भी तू रहेगा ना क्रांतिवीर का लेवल तेरे साथ रहेगा। और तभी भी देखिए उसने बोला था कि मेहुल दिस इज फॉर यू। तो दिलीप साहब ने कई लोगों किया तो इतनी बड़ी बड़ी बातें करता है तो कुछ करके दिखाने। बोले मैंने इसका ठेका लिया ही क्या, मैं क्यों करूँ?
मेरे को तो जो दिमाग में आता है वो मैं बोल देता हूँ, फिल्म बनाऊंगा। तो उस टाइम पे वो कैरेक्टर मेरे दिमाग में था। और फिर जब ये राइट्स हुई तो मैंने सोचा कि हिंदू मुस्लिम एकता पे कोई एक ऐसी फिल्म बनाई जाए कि लोगों को सच्चाई नजर आए थोड़ी। तो फिर क्रांतिवीर का आइडिया आया। फिर नाना को जब सुनाए तो नाना तो एकदम चार जगह बोले और बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, बोले करेंगे। और नाना को फिर देखो मैंने बोला कि देख इस कैरेक्टर में है ना, तेरे जितने पुराने कपड़े हैं वो मेरे को दे देना, नए कपड़े बना के मैं दूंगा। और कोई आयरन नहीं होगी, और तेरे कोई पुराने चप्पल घर पे जो पहनता था वो लेके आना, वो मेरे को देना। पूरी पिक्चर में तू वही पहने जो खटिया पे सोता है, झोपड़पट्टी में रहता है। हाँ, तो वो देखिए उस कैरेक्टर में वो आदमी इन्वॉल्व हुआ। और पूरे हर सीन में नाना दिखता है। और आज भी मतलब क्रांतिवीर मतलब लेवल लगा हुआ है उसको। वो तब हुआ था जब क्रांतिवीर की, तो फिर मैंने बोला रख देंगे कभी ट्रायल। तो अजेंटा में तभी दर्शक का जो थिएटर था वहां पे ट्रायल रखा रात को। दिलीप साहब ने पिक्चर देखी। पिक्चर देखने के बाद आपको शायद मालूम है तो वहां पे बाहर निकलने के टाइम एक मार्बल का सेटिंग था, पीछे नरगिस जी की बहुत बड़ी फोटो लगी हुई। वहां पे दिलीप साहब बैठ गए और मैं खड़ा था। मेरे को बोले इधर आओ, बैठो इधर। मैं बोला अभी पता नहीं क्या डायलॉग सुनाएंगे। तो मेरे को बोलते तुम्हारी फिल्म का हैंगओवर बजा और क्लाइमैक्स तो कमाल का है। बोलता है पीछे देखो कौन है, बोला नरगिस जी है। बोले मदर इंडिया की ट्रायल के बाद मैंने नरगिस को बोला था कि तुम अब जिंदगी में कितनी भी फिल्में करे, कितनी भी फिल्में करे, लेकिन वो क्रांतिवीर का लेवल है ना वो एंड तक उसके साथ रहेगा। और मैं निकल के फिर घर जाके नाना को फोन किया, मोबाइल थे नहीं उस टाइम पे। मैंने दिलीप साहब का डायलॉग सुन ले। बोले क्या बोले? बोले जब तक भी तू रहेगा ना क्रांतिवीर का लेवल भी देखिए। उसने बोला था कि मेहुल दिस इज फॉर यू बोलता है। तो दिलीप साहब ने भी लुक दिया, बैठा था। एंड दिलीप साहब ने भी इच्छा जाहिर की थी कि वो